हाय गाइस, आज गृह विज्ञान सॉल्व पेपर कराया जाएगा जो 2004 से 2021 तक के जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं टीजीटी और ईएलटी में जो 2018 का पेपर हुआ था उसका सारा विस्तार से सॉल्व कराया जाएगा। आप लोग बने रहिए, देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ तक हो गया था, ये मैंने करवा दिया था। धागे की वजन आप लोग इसके नेक्स्ट वाले क्लास में जाके देख सकते हैं। इसके आगे से जो क्वेश्चन है उसको करवाया जाएगा। ये देखिए, सुंदरता किस प्रकार का मूल्य है? तो सुंदरता किस प्रकार का मूल्य है? तो साधारण मूल्य है, आंतरिक मूल्य है, ए और बी दोनों है, इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आंतरिक मूल्य है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। सुंदरता एक आंतरिक मूल्य है। आगे देखते हैं, बीसीजी का टीका किस रोग के बचाव खातिर लगवाया जाता है? तो चेचक, पहला चेचक, दूसरा डिप्थीरिया, तीसरा तपेदिक, चौथा टाइफाइड। तो क्या है, इसको विस्तार से देखते हैं। तो जो बीसीजी का टीका तपेदिक के लिए लगाया जाता है, इसको विस्तार से देखते हैं क्या है बीसीजी। तो बीसीजी का फुट फॉर्म, कभी कभी एग्जाम में बीसीजी का फुट फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो इसका फुट फॉर्म क्या है? बेसिलस कैलमेट गुएरिन का टीका एक टीका है जो मुख्यतः यक्ष्मा, टीबी, तपेदिक की रोकथाम के लिए उपयोगी किया जाता है। इसकी खुराक जन्म के तुरंत बाद दी जाती है। बीसीजी के टीके का चिकित्सीय रूप से उपयोग पहली बार 1921 ईस्वी में किया गया था। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन की आवश्यक दवाओं में सूची में मौजूद है। तो कभी कभी ये पूछ लेता है एग्जाम के, जो बीसीजी का टीका है कब खोजा गया था, उसका सन पूछ लेगा। तो उसका सन क्या है? 1921 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन देखते हैं। शारदा एक्ट संबंधित है विधवा विवाह से, सती प्रथा से, बाल विवाह उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बाल विवाह से। तो इसके बारे में विस्तार से देखते हैं, बाल विवाह क्या है। बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 28 सितंबर 1929 ईस्वी को इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित हुआ। इसमें लड़कियों के विवाह की आयु 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष तय की गई थी, जिसके बाद में लड़कियों की आयु 18 वर्ष और लड़कों की आयु 21 वर्ष कर दी गई। इसमें प्रयोजित हरविलास शारदा थे, जिसके नाम पर इसे शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो सिंपल सी बात यह है कि कभी कभी पूछ लेता है कि जो बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 28 सितंबर 1929 ईस्वी में। और पूछ लेगा ये किसके नाम से हुआ था? तो हरविलास शारदा के नाम से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस आयु के बालक प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखते हैं? तो इसमें क्या है? प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखते हैं 0 से 2 वर्ष, 0 से 6 वर्ष, 6 से 9 वर्ष और 9 से 12 वर्ष। तो इसका आंसर क्या होगा? 0 से 2 वर्ष। इसका विस्तार से देखते हैं। 0 से 2 वर्ष के आयु में बालक प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखते हैं। इस सिद्धांत को थॉर्नडाइक ने 1898 में प्रतिपादित था। इस सिद्धांत द्वारा उन्होंने यह पता लगाया कि पशुओं और मानव को सिखाने के प्रयासों एवं भूल का विशेष महत्व है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 0 से 2 वर्ष। इससे पूछा है सेकेंडरी कलर ऑफ आर। तो द्वितीयक रंग क्या है? तो द्वितीयक रंग में प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनाए गए रंग, लाल और पीले रंग के मिश्रण से बनाए गए रंग, नीला, काला, सफ़ेद के मिश्रण से बनाए गए रंग, उपयुक्त सभी। तो जो द्वितीयक रंग होता है वो क्या होता है? जो प्राथमिक रंग के मिश्रण से बनाए जाते हैं वही क्या होता है? द्वितीयक रंग होता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। आगे देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, प्रांग के अनुसार रंगों का वर्गीकरण इन्होंने कितने वर्गीकरण में बांटा है? तो इन्होंने 5 वर्गीकरण में बांटा है। तो इसको देखें। प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, माध्यमिक और मध्यवर्ती रंग, तृतीयक रंग, चतुर्थी रंग।
आगे देखते हैं जो प्राथमिक रंग कौन कौन सा होता है। इसमें प्राथमिक रंगों को स्वतंत्र रंग मानना है। इन्होंने प्राथमिक रंगों में रेड कलर, येलो कलर और ब्लू कलर बताया है। और द्वितीयक रंग जो प्राथमिक रंगों से मिलके बनते हुए द्वितीयक रंग निकलते हैं ना, तो लाल प्लस नीला, बैगनी कलर, पीला प्लस लाल, हरा रंग, पीला प्लस लाल, नारंगी रंग। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिर की लंबी पट्टी बांधने के लिए पट्टियों की आवश्यकता होती है। कौन सी पट्टी की आवश्यकता होती है? एक पट्टी की, दो पट्टी की, तीन पट्टी की, चार पट्टी की। जो सिर पर बांधने के लिए पट्टी का प्रयोग किया जाता है और दो पट्टी का प्रयोग किया जाता है। इसको विस्तार से देखते हैं। लंबी पट्टियों प्रायः जालीदार सूती कपड़े मार्किन द्वारा बनाई जाती हैं। लंबी पट्टी सिर, उंगली, हाथ और पैर आदि पर बांधी जाती है। सिर पर प्रायः दो पट्टियों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात इसका विकल्प भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ICMR NIN 2020 RDA की सारणी के अनुसार प्रति 2000 kg फाइबर की प्रतिदिन की कितनी मात्रा में निश्चित की गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा 30 ग्राम। आगे देखते हैं क्वेश्चन। पारिवारिक संसाधन के प्रकार है, मानवीय और अनमानवीय। दूसरा है परंपरागत और गैर परंपरागत। तीसरा है लोचमय और अलोचमय। चौथा है पूर्ण और अपूर्ण। तो इसका आंसर क्या होगा? मानवीय एवं अमानवीय। इसको हम विस्तार से देखते हैं। जो कैंडल एवं ग्रासमैन कैंडल ने साधन को मानवीय तथा अमानवीय साधनों के रूप में वर्गीकरण किया। इन्होंने समय को मानवीय माना तथा निकिल एवं डार्सी ने साधन को मानवीय और अमानवीय समूह में वर्गीकरण किया। इन्होंने समय को अमानवीय माना। साधनों का वर्गीकरण उन्होंने कितने प्रकार में किया? साधनों का वर्गीकरण उन्होंने दो प्रकार में किया। जो दो प्रकार में किया, ये देखिए कभी कभी एग्जाम में ऐसा पूछ लेता है कि जो मानवीय संसाधन है वो क्या क्या है, जो मानवीय असंसाधन है वो क्या क्या है। तो जो मानवीय संसाधन के अंदर आपका क्या आ जाएगा? समय आएगा, शक्ति आएगी, रुचि आएगी, कौशल आएगी, ज्ञान आएगी, अभिवृत्ति आएगी, जिनको छुआ नहीं जा सकता, यानी इनको छुआ नहीं जा सकता। और जो अमानवीय साधन है ये हो गया जैसे कि पुस्तक, पुस्तकालय, उद्यान, जिन्हें हम छू सकते हैं। तो मे भी कभी एग्जाम में आ गया तो आप लोग इसको एनालिसिस करके कर सकते हैं कि जिसको हम टच नहीं कर सकते वो मानवीय साधन है, और जिसको हम छू सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो क्या है? अमानवीय संसाधन है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन है, जब फ्लोट वार्प यार्न से बनता है तो क्या कहलाता है? साटिन बुनाई और रिब बुनाई, ए बी दोनों। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है साटिन बुनाई। तो इसको आप लोग इंग्लिश में याद करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा मीनिंग हिंदी में तो सेम ही रहता है, इंग्लिश में मीनिंग चेंज रहता है, तो इसलिए आप लोग इसको इंग्लिश में देखने की कोशिश करेंगे। आगे देखिए क्या होता है साटिन बुनाई। जब फ्लोर वार्प यार्न से बनता है तो साटिन बुनाई कहलाती है। साटिन बुनाई वह बुनाई होती है जिसमें ताने का सूत्र 4 भराव के सूत्रों के ऊपर तैरता हुआ 4/1 पांचवें भराव के सूत्र के साथ गूंथा जाता है। वो बढ़ते हुए क्रम में यह दाएं एवं बाएं की ओर ताने के सूत्र को छोड़कर गूंथा जाता है। सेटिंग बुनाई तीसरी आधार बुनाई है जो की सामान्य करघे पर बनाई जाती है, और इस बुनाई से बने वस्त्र सेटिन और साटिन कहलाते हैं। जिसके सेटिन में SATIN सेटिन इसको भी कहते हैं, और साटिन में SATEEN इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? जो शिशु मृत्यु दर की गणना की जाती है, किस पे की जाती है? जन्म लेने वाले प्रति 100 शिशुओं के आधार पे, जन्म लेने वाले प्रति 1000 शिशुओं के आधार पे, विभिन्न रोगों से संक्रमण के आधार पर, जन्म एवं मृत्यु संख्या के अंतर के आधार पर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, जन्म लेने वाले
प्रति 1000 शिशुओं के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसको पहले हम लोग डिटेल कर लेते हैं। इसका क्या है, शिशु मृत्यु दर 1000 जीवित जन्मे शिशुओं में से 1 वर्ष या इसमें से कम उम्र में मर गए शिशुओं की संख्या है। परंपरागत रूप से दुनिया भर में शिशु मृत्यु का सबसे आम कारण दस्त से हुआ निर्जलीकरण है। सन 1990 ईस्वी के दशक के अंत में निर्जलीकरण से शिशुओं की मृत्यु शिशु मृत्यु की दूसरी सबसे आम वजह थी। वर्तमान में सबसे आम कारण निमोनिया है। कभी कभी आप अपने आसपास या जहाँ रहते हैं वहाँ सुनते होंगे, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सबसे ज़्यादा किसकी शिकायत होती है, निमोनिया की शिकायत होती है। और जब निमोनिया की शिकायत होती है तो उनके बचने की हालत बहुत ही कम होती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया। 1970 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में, 1977 ईस्वी में, 2000 ईस्वी में। तो जो ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ ऑप्शन नंबर सी 1977 ईस्वी में किया गया। आइए इसको पढ़ लेते हैं डिटेल में। देखिए कभी कभी पूछ लेता है ना, तो इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। क्या है, भारत सरकार द्वारा सन 1977 में एक ग्रामीण स्वास्थ्य योजना रूरल हेल्थ स्कीम का शुभारंभ किया गया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को 2 उप मिशन शामिल हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और शहरी स्वास्थ्य मिशन, जिसमें से ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM 12 अप्रैल 2005 को शुरू हुआ था, जिसके तहत अस्पताल स्तर पर सुलभ, सस्ती, जवाबदेह और प्रभावी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सहायता प्रदान की जाती है। विशेष गरीब और कमजोर तबके के इसका उद्देश्य स्वास्थ्य में बुनियादी ढांचे में सुधार, मानव स्वास्थ्य का संवर्धन और सेवा में वृद्धि और जिला स्तर पर कार्यक्रम के विकेंद्रीकरण के संदर्भ में विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर हस्तक्षेप की सुविधा प्रदान करने के लिए अंतर क्षेत्रीय अभिसरण में सुधार और संसाधनों के प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देने के माध्यम से ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में अंतर को कम करना है। तो यही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उज्ज्वल योजना की शुरुआत कब हुई थी। 4 दिसंबर 1907 ईस्वी में, 4 दिसंबर 2007 ईस्वी में, 4 दिसंबर 2005 ईस्वी में। और तीसरा ऑप्शन आपका है 12 दिसंबर 2008 ईस्वी में। और चौथा ऑप्शन है आपका 12 दिसंबर 2006 ईस्वी में। तो इसका जो वो है अपने हिसाब से आंसर माना था, इसमें से कोई आंसर नहीं था। तो इसका आंसर जो होगा 1 मई 2016 होगा। में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना को एक प्रमुख योजना के रूप में प्रस्तुत किया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और वंचित परिवारों के लिए रसोई घर जैसे स्वच्छ खाना पकाने के लिए ईंधन उपलब्ध कराना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परिस्थिति विश्लेषण किस अध्ययन विधि के अंतर्गत आता है। पहला ऑप्शन है चरित्र लेखन विधि, दूसरा ऑप्शन है अनौपचारिक और नियंत्रण निरीक्षण विधि, तीसरा ऑप्शन है आत्मचरित्र लेखन विधि, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी, अनौपचारिक तथा नियंत्रण निरीक्षण विधि। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्पना कहाँ का है। देखिए आप लोग टेक्सटाइल में ये जो कौन सी कढ़ाई कहाँ का है, ये इसके बारे में एग्ज़ाम में ज़रूर से क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम को उठा के देख लीजिए जिसमें होम साइंस में है, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आपको पूछा जाना तय है। तो आप लोग इसको देखिए, अल्पना कहाँ का है, बंगाल का है, उत्तर प्रदेश का है, राजस्थान का है, बिहार का है। तो जो अल्पना है आपका, अल्पना बंगाल का है। अल्पना बंगाल की रंगोली है। मुख्य रूप से सुबह अवसर
पर चावल और आटे की बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री प्रजनन अंग नहीं है? ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी स्त्री प्रजनन अंग पूछेगा तो कभी कभी पुरुष प्रजनन अंग पूछेगा, तो मैं इसका एक शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगी कि कौन कौन सा है, तो ताकि याद करना आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। तो जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है वास डिफरेंस, बी है डिप ग्रंथि, सी है गर्भाशय, चौथा है फैलिपियन ट्यूब। तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें से, देखिए डिम्ब ग्रंथि ये भी स्त्री अंग है, स्त्री प्रजनन अंग है, और गर्भाशय भी है, फैलिपियन ट्यूब भी है। ये जो वास्प डिस्रेप्स है ये नहीं है। ये क्या है, इसको हम पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि प्रजनन अंग, आंतरिक प्रजनन अंग, बाह्य प्रजनन अंग। ये देखिए, नए जीव के निर्माण व विकास की दृष्टि से स्त्री प्रजनन अंग के अंतर्गत निम्नलिखित अंग आते हैं। जो स्त्री प्रजनन अंग के अंतर्गत आते हैं, एक आंतरिक अंग होता है, एक बाह्य अंग होता है। पहला ओवरी यानी अंडाशय या डिंब ग्रंथि, दूसरा क्या है फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी, तीसरा है यूट्रस गर्भाशय, तीसरा है योनि। और जो बाह्य अंग है उसको पढ़ते हैं मांस प्यूबिन्स, लेविया मेजोरा, पेरिनियम, लेबिया माइनोरा, क्लिटोरिस, वेस्टिब्यूल, योनि का बाह्य छिद्र, मूत्र मार्ग या बाह्य छिद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा विनियोगी नहीं है? जीवन बीमा, अल्प बीमा, बटुआ और दीर्घकालीन। तो इसमें में विनियोजन नहीं है, जो बटुआ है ये विनियोगन नहीं है। आइए इसको विस्तार से देखते हैं। जब व्यक्ति अपना उपभोग स्थापित करता है और इसके धन की बचत करता है, और जब यह धन बैंक में जमा किया जाता है या इसके किसी प्रतिष्ठान के अंश खरीदे जाते हैं, तो इस धन को विनियोगन कहा जाता है। इसमें 3 रूपों में किया जाता है, जीवन बीमा, अल्प बीमा, दीर्घकालीन बीमा। मतलब ये 3 लाइफ बीमा, मतलब ये 3 प्रकार के बीमा है। जो बटुआ बीमा ये कोई प्रकार का बीमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, मर्सराइजिंग परिचर्या में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? अमोनिया, बोरिक अम्ल, कास्टिक सोडा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा जो मर्सराइजिंग परिचर्या में जो रासायनिक प्रयोग किया जाता है वो कास्टिक सोडा होता है। आइए इसको देखते हैं ये क्या है, मर्सराइजिंग क्या होता है। तो मर्सराइजिंग इस परिचर्या द्वारा वस्त्र की सतह को सुंदर, कोमल, चिकना, चमकदार या कांति युक्त बनाया जाता है। अधिकतम यह परिचर्या सूती धागे या वस्त्र पर की जाती है। मर्सराइजिंग प्रक्रिया का आविष्कार 1844 के इंग्लैंड के निवासी जॉन मार्शल ने किया था। उन्हीं के नाम पर इस प्रक्रिया का नाम मर्सराइजिंग रखा गया। लीलन के वस्त्रों पर भी यह परिचर्या सफलतापूर्वक की जाती है। मर्सराइजिंग प्रक्रिया के धागे को मर्सराइजिंग करने के पहले इसे कास्टिंग सोडे के ठंडे घोल में डाला जाता है। याद रखिएगा कास्टिंग सोडा, इनमें काफ़ी ऐंठन कम हो जाती है और धागे की चमक बढ़ जाती है, तो इसलिए इसका आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनिवार्य बचत का उदाहरण क्या है? जीपीएफ सामान्य भविष्य निधि, बैंक जमा, एलआईसी, जन भविष्य। इसका आंसर क्या होगा? जीपीएफ यानी सामान्य भविष्य निधि। अनिवार्य बचत का उदाहरण क्या है? ऑप्शन नंबर पहला अनिवार्य सामान्य भविष्य निधि। आइए इसको देखते हैं कि ये सामान्य भविष्य क्या है। सामान्य भविष्य निधि जीपीएफ यह एक अनिवार्य बचत योजना है। सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी तथा निजी संस्थानों में कार्य करने अथवा कर्मचारी अधिकारियों के लिए यह एक अनिवार्य बचत योजना है। इन्होंने अपनी सेवा का प्रथम वर्ष पूरा होने के उपरांत भविष्य निधि योजना का सदस्य अनिवार्य रूप से बनना पड़ा है।
इसमें जमा की जाने वाली राशि कर्मचारियों के वेतन से सीधे ही काट ली जाती है। उन्हें बचत करने के लिए बहुत अधिक भार नहीं उठाया जाता है। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? सामान्य निधि, सामान्य भविष्य निधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना यानी क्या होगा? WHO 1940 ईस्वी में हुई थी, 1945 ईस्वी में हुई थी, 1942 ईस्वी में हुई थी, 1954 ईस्वी में हुई थी। इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर यह एजेंसी है जो अपने विधान के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य और जन स्वास्थ्य की उत्पत्ति के लिए प्रभावी योगदान देती है। जो इस संगठन को जन्म 1945 ईस्वी में हो गया, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी? मतलब इसमें 2 डेट है। इस संगठन का जन्म कब हुआ था? इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में हुई थी। इसका प्रधान कार्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। चूंकि इस संस्था की स्थापना 7 अप्रैल को हुई थी, तो इसी कारण 7 अप्रैल को विश्व भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। तो देखिए आपका इससे 2 क्वेश्चन बनता है। एक पूछ लेगा WHO की स्थापना कब हुई थी, तो यानी 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में, और इसका संगठन का निर्माण कब हुआ था? 1945 ईस्वी में। और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को। 3 क्वेश्चन बना इससे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निकिल एवं डार्सी के अनुसार मानवीय संसाधन है समय, अभी ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ है। पहले भी जो मैंने बताया था ना कि मानवीय संसाधन, अमानवीय संसाधन, जिसको हम छू नहीं सकते वह क्या है? मानवीय संसाधन है। समय, शक्ति, धन ये भी नहीं होगा। कुशलता, ज्ञान, शक्ति ये भी नहीं होगा। और ये होगा कुशलता, ज्ञान और शक्ति, और शक्ति, समय, समुदाय, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निकिल एवं डार्सी के अनुसार इन्होंने, देखिए मतलब ये जो समय है ना, इन्होंने समय को, देखिए पहले इसको पूरा पढ़ते हैं फिर पता चलेगा। देखिए निकिल एवं डार्सी ने संसाधन को मानवीय एवं अनमानवीय, नॉन ह्यूमन समूह के वर्गीकरण किया, किंतु इन्होंने समय को अमानवीय संसाधन माना। इनके अनुसार संसाधन इस प्रकार हैं: मानवीय संसाधन, अमानवीय संसाधन। मतलब कोई होता है ना, अपना अपना अलग अलग मानता है। तो इन्होंने क्या किया है? जो मानवीय संसाधन, योग्यता बताया, कौशल बताया है, अभिवृद्धि बताया है, ज्ञान बताया है, और शक्ति बताया है, और कुशलता बताया है। जो अमानवीय संसाधन, इन्होंने धन बताया, वस्तु बताया। वस्तु को हम छू सकते हैं, धन को छू सकते हैं। इन्होंने अगले वाले में जो हम लोगों ने पढ़ा था उस मानवीय संसाधन में समय भी था, लेकिन इन्होंने जो निकिल और डार्सी है, इन्होंने समय को अमानवीय संसाधन माना है। तो ये आप लोगों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जब पूछ लेगा कि निकिल और डार्सी ने मानवीय, ये समय को अमानवीय संसाधन बताया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है? बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक, सामाजिक और नैतिक गुणों को विकसित कीजिए। तो पहला ऑप्शन है खेल, दूसरा ऑप्शन है खाना, तीसरा ऑप्शन है चिल्लाना, चौथा ऑप्शन है अनुपूरक लेना। तो खेल, नैतिक गुणों का विकास कब होता है? जब बच्चे जाते हैं ग्रुप में खेलते हैं, उनको 4 माहौल का पता चलता है, तो वो एक दूसरे से सीखते हैं। तो यही आपका ऑप्शन हो गया। देखिए इसमें क्या दिया है? खेल बच्चों का स्वाभाविक क्रिया है। भिन्न भिन्न आयु वर्ग के बच्चे विभिन्न प्रकार के खेल खेलते हैं। ये विभिन्न प्रकार के खेल बच्चों को संपूर्ण विकास में सहायक होते हैं। खेल से बच्चे का शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास को बढ़ावा मिलता है। किंतु अभिभावकों की खेल के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति एवं क्रियाकलाप के बुरी प्रभावित किया जाता है। अतः अनिवार्य शिक्षक और माता पिता खेल को महत्व समझते हैं। आइए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। व्यक्तिगत संपर्क पारंपरिक सद्भाव एवं मैत्री को बढ़ाने की दृष्टि को कौन सी विधि अत्यंत लाभदायक होती है? तो पहला है ऑफिस कॉल्स यानी कार्यालय भेंट, दूसरा है फॉर्म व घर पर भेंट, तीसरा है विधि एवं परिणाम प्रदर्शन, चौथा है ग्रुप डिस्कशन। तो इसका आंसर क्या हो गया? व्यक्तिगत। व्यक्तिगत पूछा है तो ये समूह चर्चा नहीं हो सकता, समूह चर्चा में बहुत सारे लोग होंगे। फॉर्म व घर पर भेंट, कार्यालय भेंट, कार्यालय में भी बहुत सारे लोग होंगे। इसका आइए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा यही, इसका ऑप्शन होगा घर पे भेंट। घर पे यानी वो व्यक्तिगत हो गया, व्यक्तिगत। इसको हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं। जो प्रसार एवं संचार संपर्क होता है ये 3 प्रकार का होता है। व्यक्तिगत संपर्क विधि, समूह संपर्क विधि, विराट जन संपर्क समूह विधियाँ। देखिए व्यक्ति संपर्क विधि क्या होता है? जब प्रसारकर्ता अथवा कोई भी व्यक्ति प्रसार कार्य के लिए व्यक्तिगत रूप से किसी भी व्यक्ति से उसके घर कार्यस्थल पर जाकर मिलता है, तो यानी पर्टिकुलर वो उसी के लिए मिलने गया है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? व्यक्तिगत संपर्क विधि कहेंगे। और जो दूसरा है सामूहिक संपर्क विधि, इसका मतलब है जब हम किसी समूह में सब बैठे रहे, वहाँ पे आके कोई मिले तो उसको क्या कहते हैं? समूह संपर्क विधि। या ये देखिए जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति संपर्क किया जाता है या उसमें समूह संपर्क होता है, जैसे सामान्य समूह में से 2 से लेकर 30 लोगों की उपस्थिति रहती है। विराट जनसंपर्क में क्या होगा? कम समय में कम ऊर्जा व्यय करके एक साथ बहुत सारे लोगों के साथ संपर्क स्थापित करना या विराट जनसंपर्क होगा। तो आजकल इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी, विराट जनसंपर्क को आप इस माध्यम से समझिए, जैसे कि हमारे पास फ़ोन है, हम कोई भी मैसेज को थोड़ा सा डालते हैं और इंटरनेट पे सर्कुलेट कर देते हैं, तो सोशल मीडिया के द्वारा कितने लोगों को पता चल जाता है। तो ये हम इसको कह सकते हैं कि ये जनसंपर्क, ये विराट जनसंपर्क के इसमें आ सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्या है? उल्टा टाका को क्या कहते हैं? पलट टाका, मिस टाका, टक टाका, जर्सी टाका। तो जो उल्टा टाका को क्या कहते हैं? पलट टाका। तो उल्टा टाका क्या है? देखिए उल्टे फंदे की बुनाई को पलट बुनाई भी कहते हैं। इसकी रचना द्वारा भिन्न वस्त्र बुने जाते हैं। उल्टे फंदे में खिंचाव अधिक होती है, इस कारण बच्चों के मोजे, स्वेटर आदि बुनाई से बुने जाते हैं। हम इसमें दोनों ओर फेस साइड एंड बैक साइड से उल्टा फंदा लेकर बुना जाता है। इस रचना को हाथ से बुनकर सहज अवलोकन किया जाता है, इसलिए इसका क्या होगा? उल्टा टाका को क्या कहते हैं? पलट टाका। मतलब ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए गेहूं का चोकर उसके किस स्तर में होती है? इपिडर्मी, दूसरा है इंडोस्पर्म, तीसरा है इम्ब्रियो, चौथा है पेरिकार्प। इसका ऑप्शन होगा पेरिकार्प। तो जो देखिए जो गेहूं का चोकर पेरिकार्प स्तर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य सरलीकरण की औपचारिक तकनीक क्या है? पहला है प्रोसेसिंग चार्ट, दूसरा है साइक्लोग्राफ चार्ट, तीसरा ऑपरेशनल चार्ट, चौथा है पाथवे चार्ट। तो इसका हो जाएगा साइक्लोग्राफ चार्ट, कार्य स्थलीकरण का औपचारिक तकनीक। थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। आइए उसको पढ़ लेते हैं। कार्य स्थलीकरण होता क्या है? किसी भी कार्य को करने के लिए उस विधि जिसमें समय व शक्ति की बचत हो तथा कार्य की गति समान हो तथा उसे कार्य सरलीकरण कहते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए कार्य सरलीकरण में क्या क्या आता है।
तो ये भी आपका बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग अगर इसके अंदर का देखते जाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। देखिए, ये है कार्य सरलीकरण की तकनीक। तो दो तकनीक की होती है। पहला औपचारिक तकनीक, फॉर्मल, और दूसरा है पेन पेंसिल तकनीक। तो जो औपचारिक तकनीक है उसमें साइक्लोग्राफ, रोशनी, बल्ब, कंधे से हाथ की गति। आप ऐसे मतलब उसको याद करिए। औपचारिक तरीका, कहीं भी रोशनी हो रही है ना तो रोशनी में हमारी परछाई या कुछ हाथ हो तो ऐसे ऐसे करते हैं तो परछाई हमारी दिखती है ना वो बल्ब के उजाले से। तो ये क्या हो गया, साइक्लोग्राफ। दूसरा हो गया माइक्रो मोशन, यानी छोटे छोटे स्टेप यानी उपकरण। और तीसरा हो गया स्टेप वॉच, TMU, टाइम। ये कुछ सेकंड के लिए होता है, पल भर में। और देखिए जो पेपर पेंसिल, इसको आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, हम तो कहेंगे इतना ही। पेन पेंसिल तकनीक में ऑपरेशनल, प्रोसेसिंग चार्ट, पाथवे चार्ट और मल्टीमैन चार्ट। अब देखिए थोड़ा थोड़ा माइंड में ये रख लीजिएगा, जो पेन पेंसिल तकनीक होता है उसके लास्ट में चार्ट आएगा, जो साइक्लोग्राफ आएगी औपचारिक तकनीक में आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वर्षों में से कौन सा निद्राकारी विष है? तो निद्राकारी विष है तो इसे अफीम हो जाएगा, शराब हो जाएगा, गांजा हो जाएगा, भांग हो जाएगा। तो निद्राकारी जो है तो ये अफीम कुमारी है, अफीम कुमारी। आगे चलिए, क्योंकि आज में भी 50 क्वेश्चन हो जाए तो 70 क्वेश्चन बचेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में इसको मैं करवा दूंगी। आगे देखिए क्या है, झाड़ू लगाना किस प्रकार का कार्य है? हल्का कार्य है, समान कार्य है, कठिन कार्य है, या ए और सी, मतलब हल्का और कठिन। तो इसका जो झाड़ू लगाना है वो कठिन कार्य है। आगे देखिए हल्का कार्य में क्या क्या आ जाएगा, आप लोग देखिए, हाथ व मशीन द्वारा सिलाई, बुनाई, रफू करना, लिखना, ये सब हल्का कार्य है। और मध्यम कार्य क्या है, शिशु के वस्त्र को पहनाना, प्रेस करना, टॉयलेट, नेक पिन, ब्लाउज, बर्तन धोना, पैर की मशीन से सिलाई करना, कमरे की सफाई करना, झाड़ू पोछा लगाना, ये आपका मध्यम कार्य आ जाएगा, मीडियम वर्क। और जो कोई श्रमशील कार्य होता है ये क्या हो गया, बड़े वस्त्र धोना, चादर धोना, फर्श धोना, झाड़ना आदि, ये सब आपका श्रमशील कार्य हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है? आनुवांशिक करता है, ज्ञानेंद्रिय करता है, सी है मानसिक विकार करता है, डी है उपरोक्त सभी। तो जो ये आपका है संज्ञानात्मक को प्रभावित करेगा तो ये आपका आल ऑफ एबव करेगा, मतलब ज्ञानेंद्रिय भी करेगा, मानसिक विकार में भी हो जाएगा वो भी करेगा, आनुवंशिकता भी करेगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए विकल्पों में प्रसार शिक्षा का सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो आकार व ग्राफ, प्रदर्शनी, चित्र व फोटोग्राफ्स, स्वर सामग्री। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रदर्शनी हो गया है, हो जाएगा प्रदर्शनी हो जाएगा। क्या है प्रदर्शनी, क्या है, आइए हम इस लोग इसको अच्छे से देख लेते हैं। प्रदर्शनी किस प्रकार की, प्रदर्शनी का प्रसार शिक्षण में समूह और योगदान है। प्रदर्शनी के माध्यम से प्रसार कार्यकर्ता उन्नत किस्म के बीजों को करता है।